सभी को जय जिनेंद्र। कल के वीडियो में हमने देखा था 5 प्रकार की समितियां: एरिया, भाषा, ऐच्छा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। इसमें से एरिया समिति के बारे में देखा था कि एरिया समिति का मुनि महाराज पालन करते हैं, उनका श्रावक अंश रूप से कैसे पालन कर सकता है और अपने को श्रेष्ठ कैसे बना सकता है। आज हम देखते हैं भाषा समिति के द्वारा हम किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा बोलता है उसके व्यक्तित्व की पहचान उसी प्रकार से होती है। महाभारत में एक कथानक आता है कि गुरु द्रोण जब दुर्योधन आदि कौरवों को और पांडवों को लेकर के जब वन की ओर जाते हैं प्रशिक्षण देने के लिए, तब एक रात्रि में दुर्योधन को गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि सामने वाले गांव में जाकर के किसी से सहायता मांग कर लाओ। दुर्योधन घमंड में जाकर के लोगों को अपमानित करते हुए कहता है, तो गांव वाले कोई सहायता नहीं करते। वह दुर्योधन आकर के गुरु को कहता है कि गुरुजी, इस गांव के लोग सारे लोग खराब हैं, घमंडी हैं, असभ्य हैं। फिर पांडवों में युधिष्ठिर को भेजते हैं। युधिष्ठिर जाकर के नम्रता से, अपनी वाक कौशल से, अपनी सभ्य वाणी से गांव वालों को संबोधित करते हुए पूछता है, तो सारे गांव वाले उनकी मदद करने के तैयार हो जाते हैं। वह आके कहते हैं, गुरुजी, इस गांव के लोग बहुत सभ्य हैं। तब गुरुजी समझ जाते हैं कि यह वाणी का ही कौशल है, तो वाणी के द्वारा ही हम किसी को जीत सकते हैं, वाणी के द्वारा ही हम किसी को अपना बना सकते हैं। इसी बात का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए जैन दर्शन कहता है कि हमेशा हित मित और प्रिय वचन बोलना चाहिए। ऐसे वचन हमारे मुख से निकलने चाहिए जो हितकारी हो, मित यानी अल्प हो, सारभूत हो। जितना हमें बोलना है हमें उतना ही बोलना चाहिए, और दूसरों को प्रिय लगने वाले हो, कटुक वचन ना हो। ऐसे प्रकार के वचन को ही सत्य वचन की कोटि में भी रखा गया है। तो भाषा समिति का अर्थ है संभल कर बोलना। देखिए, हमें ये वचन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। निगोद पर्याय से जब जीव निकलता है तो अनंत भाव बीत जाने के बाद निगोद पर्याय से निकलता है, तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय संगी पशुओं में पैदा होता है। पंचेंद्रिय संगी भी बन जाता है तो पशुओं में पैदा होता है। उस समय तक उसके पास ऐसे वचन की शक्ति प्राप्त नहीं होती है कि वह अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरों को कुछ कह सके या अपनी बात समझा सके। इसके बावजूद भी वह जब पंचेंद्रिय संगी मनुष्य बनता है तो कई लोगों के वचन कहीं तोतले होते हैं, कोई गूंगे होते हैं, किन्हीं की बात समझ में नहीं आती है, कोई अपनी अभिव्यक्ति सही ढंग से कर नहीं पाता है। यानी उसके पास ज्ञान तो है, ज्ञान होने के बावजूद भी वह अपनी भाषा को, अपने ज्ञान को दूसरों को समझाने में समर्थ नहीं हो पाता है। या कुछ लोगों के पास ज्ञान भी होता है, अभिव्यक्ति भी होती है, परंतु उसको लोग सुनना नहीं चाहते। उसके वचन कठोर लगते हैं, मधुरवासी नहीं होता है। तो इस प्रकार अपने बड़ी कठिनता के द्वारा से इन वचनों को प्राप्त करते हैं। इन वचनों को प्राप्त करने के बावजूद भी हम हित मित और प्रिय वचन नहीं बोलते, तो हम पुण्य की बजाय पाप का अर्जन तो करते ही हैं। परंतु आधुनिक जगत में जिस समाज के बीच में हम रह रहे हैं, उस समाज में भी हमारी रेपुटेशन नहीं बन पाती, हम सम्मानीय पद को प्राप्त नहीं हो पाते, हमसे कोई बात करने के लिए लालायित नहीं हो पाता है। जब हम किसी बड़े पद में बैठना चाहते हैं या बड़े पद में पहुंच जाते हैं, प्राचीन काल में जब राजा अपने पुत्र को प्रशिक्षित करता था तो उसे कैसे बोलना चाहिए इस बात की भी शिक्षा देता था।
गवारों की तरह नहीं बोलना चाहिए। इस बात के लिए सचेत रहता था कि राजा का बेटा है तो वह राज परिवार में किस प्रकार से उठना बैठना, किस प्रकार से दूसरों को सम्मान देना, इस प्रकार सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, यदि हम अपने को उच्च वर्ग में या उच्च पद के योग्य समझते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी भाषा को उच्च और योग्य बनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में यदि किसी को अपना बनाना है तो अपने वचनों से अधिक सामने वाले के वचनों को सम्मान देना चाहिए। इन्हें कोई व्यक्ति बोलता है तो सबसे पहले हमें उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। देखिए, दूसरे को अपना बनाने की टेक्निक क्या है, क्या तरीका है। सामने वाले की पूरी बात सुने, समझें और समझने के बाद यदि उचित लगता है तब हमें अपने वचन बोलना चाहिए। तब हमें अपने वचनों की कद्र होगी, तब हमें अपने वचनों का सम्मान प्राप्त होगा। मुनि महाराज तो हितमित प्रियभाषी होते ही हैं, अनर्गल बात करते नहीं हैं, गृहस्थों की बात करते नहीं हैं, जिनवाणी की बात करते हैं। जिसको समझ में आती है या जो समझने योग्य है, जो समझने के लिए उत्साहित है, ऐसे व्यक्तियों को ही समझाते हैं। तो हमें भी उनकी इस बात से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार में इतने सारे व्यक्ति हैं, हम किसको समझाएं। जो हमारी बात को समझने के लिए तत्पर है, जो हमारी बात को सीखने के लिए तत्पर है, सबसे पहले प्राथमिकता हमें उसे समझाने की देनी चाहिए। जो समझना चाहता है हम उसे छोड़ करके सारे विश्व को समझाने लग जाएं तो हम अपने वचनों का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे वचन व्यर्थ में जा रहे हैं। चाहे एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, 1000 व्यक्ति हो, परंतु यदि समझने की योग्यता रखते हैं और हमारी बात को समझना चाहते हैं तो सबसे प्राथमिकता के साथ हमको उसे समझाना चाहिए। पहला सिद्धांत तो ये है। दूसरा सिद्धांत है कि जब हम कभी समूह में खड़े हों, बहुत सारे लोग बात बोल रहे हों, सब बातों को सुनने के बाद यदि ऐसा लगे कि मैं अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत करने के लायक हूं या मेरी बात सुन सकते हैं, उस जगह अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहिए। तब हमें अपने वचनों की सार्थकता महसूस होगी। यदि हम दूसरों की बात को सुनने से पहले ही अपनी बात प्रकट करना चाहते हैं, प्रकट करने लग जाएं या उनकी बातों को काटने लग जाएं, तो कुछ समय के बाद वह व्यक्ति हमसे कटना चालू हो जाएगा या हमसे पीछा छुड़ाना चालू कर देगा, जो हमारे सम्मान के योग्य नहीं होता। तो सबसे पहले हमें दूसरे की बात सुनना है। सुनने के योग्य यदि हमें लगे तो अपने उसकी बातों का उत्तर देना है। यदि हमें लगता है कि हमारी कहने की अपेक्षा हम सुनकर ही अपने आप को संतुष्ट कर लें, हमारे कहने से कोई फायदा नहीं है, या हम कहें या ना कहें, हमारे कहने की हम कहें या ना कहें, हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो हमें उस बात को नहीं कहना चाहिए। नीतिकार कहते हैं, जहां पर धर्म का लोप हो रहा हो, अपनों में अवर्णवाद पैदा हो रहा हो, गुरुजनों का सम्मान जा रहा हो, अपने से पूज्य व्यक्ति का अनादर हो रहा हो, ऐसी जगह पर जिनवाणी का अवर्णवाद हो, जिनवाणी का अपमान हो रहा हो, देव की अवर्णवाद, देव का अपमान हो रहा हो, ऐसी जगह पर बिना पूछे भी बोलना चाहिए। और जहां पर इन व्यक्तियों का अवर्णवाद ना हो, अनहोनी होने की संभावना ना हो, या कोई बहुत बड़ी घटना, अप्रिय घटना घटने की संभावना ना हो, ऐसी जगह पर पूछने पर ही बोलना चाहिए, बिना पूछे हमें नहीं बोलना चाहिए। इसे कहते हैं भाषा समिति। इन्हें अपने गृहस्थ के लिए क्या योग्य है, गृहस्थ के लिए है भाषा समिति, इस प्रकार से निर्धारित करना चाहिए।
हम अपने बोलने पर मितभाषी हों, बहुत सारे शब्दों को ना बोलने की अपेक्षा कम शब्दों पर ही अपनी अभिव्यक्ति करने की हमें योग्यता होनी चाहिए। अधिक शब्द कहने की अपेक्षा कम शब्दों से ही अपनी बात को समझाने की योग्यता हमें होनी चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, बहुत सोचते हैं हम। जब हम अपनी भाषा को बोलना चाहें तो 1000 बार सोचो तब 1 बार बोलो, 1000 बार बोलो तब 1 बार हमें लिखना चाहिए। यदि इससे अपने वचनों की महत्ता को समझना चाहते हैं तो आप जो भाषा बोलते हैं उसको रिकॉर्ड कीजिएगा। उस रिकॉर्ड करने के बाद आप शाम को बैठ करके फ्री होकर के सुनिएगा कि मैंने आज सुबह से लेकर के शाम तक जो वचन बोले हैं, इनमें से कितने वचन कार्यकारी हैं, कितने वचन अकार्यकारी हैं। अपने वचनों की सार्थकता पहचानने का दूसरा तरीका, जिन वचनों को आप सुबह से लेकर के शाम तक बोले हैं, उन वचनों को रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे लिखें। लिखने के बाद आपको महसूस होगा, यदि आप 4 पन्ने या 4 पेज आपने लिख दिया, उसको आप जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो 90% ऐसे शब्द होंगे जिन शब्दों को हमने पुनरावृत्ति की है, या जिन शब्दों के बोलने से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, या जिन शब्दों को बोलने का कोई प्रयोजन नहीं था। केवल 10% शब्द ही ऐसे हैं जो प्रयोजनभूत शब्द होते हैं। अब उन प्रयोजनभूत शब्दों को यदि हम बोलते तो हमें एक तो कम बोलना पड़ता, दूसरा हमारा समय कम जाता, तीसरा हम अपने शब्दों को पहचानने के लिए जो इतनी रिकॉर्डिंग की, मोबाइल का दुरुपयोग किया, पेज में लिखा, उन सब की महत्ता समझ में आती और वो अनर्गल वस्तुओं का दुरुपयोग होने से बच जाते। देखिए, हम अपने शब्दों को सीमित मितभाषी बनकर बोलते हैं तो हम अपने साथ साथ कई लोगों के समय का सदुपयोग कर पाते हैं। यदि हम 5 मिनट के लिए अनर्गल भाषा बोलते हैं और 5000 व्यक्तियों के बीच में बोलते हैं तो उन 5000 व्यक्तियों के 5-5 मिनट लगाइए कितना होता है। हमने इतने समय का दुरुपयोग किया, हमने इतने शब्दों को मिसयूज किया, हमने इतने सारे लोगों के इतने समय का दुरुपयोग कर दिया। अब दूसरी बात हम समझते हैं कि वचन हमें इतनी कठिनाई से में प्राप्त हुई है तो हम समझ गए। अब यदि हम अपने वचनों का दुरुपयोग करते हैं तो भविष्य में हम क्या बनेंगे। तो साहित्यकार आचार्य लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वचनों का दुरुपयोग करता है वह अपने भविष्य में या तो गूंगा बनता है, उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होता है, तोतला बनता है, एक इंद्रिय इत्यादि प्राणियों में जाता है और पंचेंद्रिय में प्राप्त होता है तो कोयल की मधुर भाषी प्राप्त ना करके कौवा बनता है, ऊंट के शब्दों को प्राप्त होता है, गंधर्व के शब्दों को प्राप्त होता है, जिनके शब्द सुनने मात्र से अपशकुन माना जाता है, ऐसे प्राणियों में वह पैदा होता है। तो हम और आप ऐसे प्राणियों में पैदा ना हो, इसलिए अपनी भाषा समिति और रहन सहन को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उन शब्दों का चयन करें जो दूसरों के लिए हितकारी, मितकारी और प्रिय हों। तो हम समाज के बीच में अपना सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी छवि बना सकते हैं, जिसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सकते हैं और भाषा समिति से के दुरुपयोग से जो पाप का अर्जन कर रहे थे उससे हम बच सकते हैं। एक अंतिम उदाहरण कह के समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि एक टीचर होता है, उसको इतनी सारी तनख्वाहें दी जाती है 5 घंटे 6 घंटे काम करने की, और एक मजदूर होता है जो 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, उसके बाद भी उसको 500 रुपये 600 रुपये
दिन के हिसाब से उसको मेहनताना दिया जाता है। एक चिंतक होता है जो विचार करके अपनी बात को प्रकट करता है और उस बहुमूल्य बात का वो मुंह मांगा पैसा लेता है। आखिर मेहनत तो सभी लोग करते हैं, फिर भी अलग अलग परिस्थितियां क्यों? तो इसका सही सटीक उत्तर दिया कि वचनों काय से ज्यादा जो हम शारीरिक मेहनत करते हैं, 8 घंटे में जितनी शारीरिक मेहनत करते हैं वह शारीरिक मेहनत 1 घंटे यदि वचनों के द्वारा यदि हम मेहनत करते हैं तो बराबर है। और जितना हम 8 घंटे तक बोलते रहें उतना विचार करने, मन में सोचने में कितना टाइम लगता है, मन को एकाग्र करने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद जाकर के वह अपनी वचनों को मन में पिरोता है और उसके बाद अपनी एक अमूल्य विचार प्रकट करता है। तो इस कारण से जहां शारीरिक मेहनत से वचन संबंधी मेहनत अधिक महत्वपूर्ण है, वहीं वचनों से ज्यादा मन की महत्ता है। तो हमें अपने वचनों की महत्ता पहचान करके अपने सम्मान को प्राप्त करें, अपनी भाषा समिति का उपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। इसी मंगलमय भावना के साथ महावीर भगवान